रामपुर नामक गांव में दो भाई विनय और विपुल अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहा करते थे। दोनों भाई खेती कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, मगर विपुल खेती करके ही धनी और खुशहाल था और वहीं विनय खेती करके भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहा था। उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता था। कभी उसकी फसल खराब हो जाते तो कभी उसकी फसल ही चोरी हो जाती थी और विनय का कोई संतान भी नहीं था, जिससे वह काफ़ी उदास रहता था। इसीलिए गांव के सारे लोग हमेशा उससे कहते, अरे भैया, तुम्हारी तो किस्मत ही तुम्हारे साथ नहीं है। रोज किसी न किसी से वह यह बात सुन ही लेता था कि अरे भाई, तुम्हारी तो किस्मत ही तुम्हारे साथ नहीं है। यह सब सुनकर विनय को बहुत बुरा लगता था, मगर फिर भी वह इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता रहता था। सारे फसल कट चुके थे। सभी लोग अपने अपने खेतों में नई नई फसल उगा रहे थे। विनय भी अपने खेतों में धान उगाने के लिए जाता है। वह धान की रोपाई करते हुए आगे बढ़ता जाता है। विनय अपने खेतों में धान बोने में मग्न रहता है और उसे ध्यान ही नहीं रहता। तभी एक गाय उसके खेत में आकर उसके सारे धान खाने लगती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ कर देखता है तो हैरान रह जाता है। गाय उसके खेतों के सारे धान खा चुकी थी। यह देखकर वह परेशान और हैरान रह जाता है। यह सब दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत देख रही होती है और वह कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी तो किस्मत ही तुम्हारे साथ नहीं है। यह सुनकर विनय चिढ़ जाता है और कहता है, अगर साथ नहीं है तो कहाँ है मेरी किस्मत? मैं उससे मिलना चाहता हूँ और मैं उससे मिलकर ही रहूँगा। बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी किस्मत तो 7 समुंदर उस पार है। तो ठीक है, अब मैं अपनी किस्मत को अपने साथ ला कर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। सोच लो बेटा, ये इतना आसान नहीं होगा, इसमें बहुत दिन भी लग जाएंगे। विनय कहता है, आप उसकी फिक्र ना करें माँ जी। इतना कहकर विनय वहाँ से निकल जाता है और अपने भाई से कुछ रुपए उधार लेकर अपनी पत्नी को देकर कुछ दिन घर संभालने को कहकर निकल पड़ता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, आप मुझे यूँ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? चिंता मत करिए, सब ठीक होगा, पर आप कहीं मत जाइए। अरे नहीं चंदा, मैं अपनी किस्मत से मिलकर रहूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। कहकर विनय निकल पड़ता है। बहुत दूर तक चलने के बाद वह एक जंगल में आ पहुंचता है, मगर तभी उस पर एक शेर हमला करता है। वह जल्दी से एक पेड़ की तरफ चढ़ जाता है और काफ़ी देर तक शेर के जाने का इंतजार करता है। बहुत देर तक जब विनय पेड़ से नहीं उतरता तो आखिरकार शेर वहां से चला जाता है। शेर के जाते ही वह तुरंत नीचे आता है और फिर चलने लगता है। काफ़ी चलने के बाद उसे एक बहुत बड़ा समुंदर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह थोड़ा घबरा जाता है कि इतना बड़ा समुंदर वह पार कर पाएगा या नहीं। मगर आखिरकार साहस कर वह पानी में उतरा और तैरने लगता है। लगातार घंटों तैरने के बाद आखिरकार वह किनारे पर पहुंच जाता है, मगर वह बहुत थक चुका था, इसीलिए वह वहीं आराम करने लगता है। तभी उसे वहीं बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई देती है और वह कहती है, मुबारक हो बेटा, तुमने एक समुंदर पार कर लिया है। इतना कहकर वह औरत गायब हो जाती है। बूढ़ी अम्मा की बातों को सुनकर विनय बहुत खुश होता है और वह समझ जाता है कि बूढ़ी अम्मा कोई आम औरत नहीं है। उसके बाद विनय वहीं से कुछ फल खाता है और फिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। फिर थोड़े दूर चलने के बाद उसे एक आदमी मिलता है और वह उससे पूछता है, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी विनय कहता है, भैया, मैं 7 समुंदर पार अपने किस्मत से मिलने जा रहा हूँ। क्या 7 समुंदर पार? मैं भी वहाँ जाना चाहता था, मगर मैं तो नहीं जा पाया। तो एक काम करना, तुम मेरा एक सवाल पूछते आना, जरा पूछते आना कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो वो बिगड़ क्यों जाता है। मैं कुछ ठीक भी करना चाहूँ तो वो गलत हो जाता है, सीधा करना चाहूँ तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, मैं जब मिलूंगा तो तुम्हारी समस्या के बारे में पूछता आऊँगा। इतना कहकर विनय आगे बढ़ जाता है। विनय को चलते चलते अब जंगल में रात हो चुका था। तभी उसे दूसरा समुंदर दिखाई पड़ता है।
रात के इस पहर में समुंदर बहुत ही डरावना नज़र आता है। उस समंदर में काफ़ी सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था, जिसे देखकर विनय एक पल को बहुत घबरा जाता है और अपनी यात्रा को सुबह तक रोकने की सोचने लगता है। मगर वह फिर सोचता है कि उसे इस तरह अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आखिरकार हिम्मत कर वह पानी में उतर जाता है और तैरने लगता है। समुंदर बहुत बड़ा था और उसका पानी भी बहुत ठंडा था और अचानक से समुंदर में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जिसे सुन वह बहुत घबरा रहा था और डर रहा था। जैसे तैसे विनय यह समुंदर पार करता है। वह अब बहुत थक चुका था, इसीलिए वह एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है। इस बार विनय बहुत डर गया था, इसीलिए वह अपनी यात्रा को यहीं छोड़कर घर जाने की सोचने लगता है। तभी उसे वहीं बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वह कहती है, मुबारक हो बेटा, तुमने दूसरा समुंदर भी पार कर लिया है। और हाँ बेटा, मुश्किलों से घबराना नहीं, ये मुश्किलें तुम्हें सिर्फ डरा सकती हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इससे विनय में एक जोश आ जाता है और उसके बाद विनय अपने घर जाने के इरादे को छोड़ देता है और वहीं बैठ सुबह होने का इंतज़ार करता है। सुबह होते ही विनय फिर से कुछ खा पी कर अपने रास्ते पर निकल पड़ता है और इसी तरह बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलने के बाद वह तीसरे और चौथे समुंदर को भी पार करता है। चौथे समुंदर पार कर जब वह जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक सांप दिखाई देता है। उस सांप को देखकर विनय बहुत डर जाता है, मगर तभी वह सांप कहता है, सालों बाद आज इस जंगल में इंसान, आप जरूर कोई दिव्य पुरुष होंगे। मैं तो बस अपनी किस्मत से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो यह बात है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो पहुंचकर मेरा एक जवाब लेते आना कि मेरे सर पर एक घाव है। वह जब सर से ठीक होता है तो मेरी दुम पर निकल आता है, और जब दुम से ठीक होता है तो वह सर पर निकल आता है। ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, मैं इसका कारण पूछता आऊँगा। उसके बाद विनय आगे बढ़ जाता है और बहुत देर तक चलने पर उसे पांचवा समुंदर दिखाई पड़ता है। पांचवा समुंदर बहुत ही खूबसूरत था। विनय जल्द ही पांचवें समंदर को भी पार कर लेता है और थोड़ी देर बैठ जाता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है और वह उससे पूछने लगता है, हे नेक मानव, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 7 समुंदर पार जा रहा हूँ भाई। क्या वाकई? मेरी भी एक समस्या है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसका समाधान ढूंढ लोगे। मेरे जीवन में सब कुछ है, मगर फिर भी सुकून नहीं है। मैं हर पल परेशान रहता हूँ। इसकी वजह क्या है, जरा पूछते आना। ठीक है भाई, मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर विनय निकल पड़ता है। जल्द ही उसे छठा समुंदर भी मिल जाता है। छठा समुंदर उससे कहीं अधिक खूबसूरत था। कुछ ही समय बाद वह छठे समुंदर को भी पार कर लेता है। अब रात हो चुका था। समुंदर को पार कर वह एक जगह खड़ा था। विनय अब अपने मंजिल के बहुत करीब था। वह रात गुजरने का इंतजार करता है। सुबह होते ही वह 7वें समुंदर की तरफ बढ़ता है। विनय जब अपनी मंजिल की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे एक घोड़ा नजर आता है। वह घोड़ा उससे कहता है, अरे हुजूर, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे घोड़े, मैं 7 समुंदर पार जा रहा हूँ अपनी किस्मत से मिलने। अच्छा, तो जरा वहाँ से पूछते आना कि मैं सालों से इस जंगल में भटक रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी सवारी करे। तो आखिर कब तक कोई मेरी सवारी करेगा? विनय इसके लिए हामी भरते हुए आगे बढ़ता है। थोड़े दूर चलने पर ही विनय को 7वां समुंदर दिख जाता है। 7वां समुंदर देख विनय खुश और हैरान रह जाता है। 7वां समुंदर बेहद खूबसूरत था और बहुत ही छोटा था। उसने बहुत ही कम समय में 7वां समुंदर पार कर लिया। 7वां समुंदर पार कर वह एक अलग ही दुनिया में आ चुका था। तभी उसे एक बड़ा सा दरवाज़ा नजर आता है और दरवाजे के पास वही बूढ़ी अम्मा खड़ी होती है। विनय के पास जाती ही वो कहती हैं, मुबारक हो बेटा, तुमने ये कर लिया। जल्द ही अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ होगी। इतना कह वह अम्मा गायब हो जाती हैं।
विनय अब खुशी खुशी दरवाजे के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसके लिए कुछ आवाजें आती है। विनय, सात समुंदर इस पार में तुम्हारा स्वागत है। और फिर उसे लोगों के द्वारा किए गए सवालों का जवाब मिलता है। उसके बाद उसके लिए एक आवाज आती है, विनय, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, आज तुम्हारा भाग्य खुल चुका है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें यहाँ कुछ बोलना नहीं है। तुम चुपचाप अपने घर के लिए लौट जाओ, तुम्हारी किस्मत सबसे तुम्हारे साथ है। विनय को इस बात पर यकीन नहीं आता कि उसकी किस्मत उसके साथ है, मगर ना चाहते हुए भी वह वहाँ से अपने घर के लिए लौटता है। मगर जैसे ही वह दरवाजे के बाहर आता है, वह देखकर हैरान रह जाता है कि अब समुद्र की जगह पे खूबसूरत रास्ते बन चुके थे। विनय उन रास्तों पर चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे वहीं घोड़ा नजर आता है। अरे हुजूर, आपको कुछ मालूम पड़ा? हाँ, मुझे मालूम पड़ा कि तुम सालों से इस जंगल में ही भटक रहे हो। यदि तुम इस जंगल के बाहर जाओ तो तुम्हें तुम्हारी सवारी जरूर मिलेगा। अब कहाँ मैं किसी सवारी को ढूंढता फिरूं? आप ही मेरी सवारी कर लीजिए ना हुजूर। फिर यूं ही चलते चलते उसे दूसरा आदमी मिलता है। उसे देख वह पूछने लगता है कि हे मानव, क्या तुमने मेरी परेशानियों के बारे में पता किया? हाँ, मैंने पता किया। तुम्हें किसी का श्राप लगा है। तुम्हारी 5 पुत्रियां हैं। यदि तुम एक पुत्री का दान कर दो तो तुम्हारी ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं कहाँ किसी को ढूंढता चलूं? आप ही मेरी इस पुत्री को स्वीकार कर लीजिए ना। विनय उस बच्ची को प्यार से स्वीकार कर आगे बढ़ता है। विनय अभी थोड़े दूर चला ही था कि तभी वह सांप रेंगता हुआ उसके पास आता है और अपने बारे में जानना चाहता है। तभी विनय उसे बताता है कि यदि आप अपनी नागमणि किसी को दे दे तो आपको इस तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगा। आपने मेरी इतनी मदद की, इसके बदले ये नागमणि आप ही रख लीजिए। विनय ऐसा ही करता है। फिर चलते चलते विनय को बहुत सारे फलदार वृक्ष दिखाई देते हैं। उसके बाद वह घोड़े से उतर वहीं थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय चलने पर विनय को वो पहला आदमी नजर आता है। विनय उसे देख अपने घोड़े को रुकवाकर उसके पास जाता है और कहने लगता है, भाई, तुम्हारे जवाब में मैंने पाया कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है, मगर तुम उनका कभी दान नहीं करते। यदि तुम अपने थोड़े से दौलत का दान कर दो तो तुम्हारे सारे मुश्किल आसान हो जाएंगे। तभी वह आदमी कहता है, अरे भैया, अब मैं किसे अपना दौलत दूं? एक काम करो, तुम ही मेरी ये थोड़ी सी दौलत रख लो। उसके बाद विनय उसके पास से वह थैली लेकर चल पड़ता है। विनय अब अपने घर के बहुत करीब था। जब वह अपने घर के पास जाता है तो उसकी पत्नी दरवाजे पर उसकी आस लगाए खड़ी थी। विनय की पत्नी विनय को देखकर खुशी से झूम उठती है और विनय के हाथ में उस बच्ची को देखकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वह दौड़कर उस बच्ची को अपने गोद में ले लेती है और उसे बहुत प्यार करने लगती है और फिर वह अपने घर के अंदर जाती है। विनय भी उसके साथ अंदर जाता है और वह अपनी पत्नी को सारी बातें बताने लगता है। तो क्या आपको पता चला कि विनय का भाग्य कैसे खुला? क्या नहीं? अरे आपने देखा नहीं कि विनय को जो जो चाहिए था वो तो सब उसी रास्ते में ही मिल चुका था। तो आप इससे क्या समझे कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। और हाँ, नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आने वाली ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।